हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरुजी चैनल एसपी झा पे। और मैं आज आप लोगों को क्लास 9th मैथ बीटीसी सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग एक्सरसाइज 1.5 के सारे प्रश्न को सॉल्व करेंगे और उसे भी अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से समझते हैं और उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप लोगों ने अगर 1.1 से लेकर 1.4 तक नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो उसके सारे प्रश्न को देख लीजिए, जिससे आपका भी एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप क्वेश्चन नंबर 1 का बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके यहाँ पे देखेंगे जो 2 - है, 2 - है, और ये हमारा कौन सी संख्या है ये बताने के लिए कहा गया है। परमेय संख्या है या अपरमेय संख्या है। तो मैंने जब आप लोगों को बेसिक कुछ बताए थे पार्ट यानी कि 1.1 में ही आप लोगों को परमेय अपरमेय वास्तविक संख्या सभी के बारे में जानकारी दे दिया था और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उस पार्ट को देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। तो आप लोग देखते ही उस वीडियो को इसको बता देंगे कि ये परमेय संख्या है कि ये अपरमेय संख्या है। तो ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या। ठीक, दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। तो 3 + √23 है और माइनस में √23 है। तो माइनस में हो या माइनस में, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस डिपेंड आप लोगों को ये पढ़ना है, क्योंकि ये प्लस में √3 माइनस में √3 काट जाएगा, 3 बच जाएगा। 3 मेरा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। 3 मेरा क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब तीसरे नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो तीसरे नंबर में 2√7/7 है, 2√7/7 है। और परमेय संख्या क्या होता है नहीं होता, ये सभी के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, √7 से √7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? 2/7। 2/7 मेरा क्या है? परमेय संख्या है। जो संख्या p/q के फॉर्म में हो तथा q0 = 0 हो तो वो क्या हो जाता है मेरा? तो परमेय संख्या हो जाता है। तो यहाँ से ये √7 और √7 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी संख्या हो जाएगा? तो परिमेय संख्या। और आपको आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। 4 नंबर क्वेश्चन, 3 तो आपको बता दिए हम। 4 नंबर में है जो 1/√2। तो अगर अपरमेय संख्या √2 अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या अगर गुना या भाग के टर्म में रहता है तो वो अपरमेय संख्या ही होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, 5 नंबर का बात करते हैं। तो 5 नंबर है 2π। 5 नंबर में क्या है? 2π। पाई मेरा अपरमेय संख्या है, इसलिए 2π रहे कि कुछ भी रहे, 3π रहे, ये भी अपरमेय संख्या ही हो जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग को सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के 1 नंबर से समझते हैं। और प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसमें कहा गया है सबसे पहले 3 + √3 और 2 + √2 है, इसको सरल करने के लिए कहा गया है। तो आप लोग को डायरेक्टली इसको गुना कर देना। कैसे गुना कीजिएगा? तो इसके प्रथम पद ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और इसको वैसे का वैसे लिख दे देते हैं। और अलजेब्रा की गुना के बारे में मैं भी बताया हूँ। +√3 है, +√3 लिख दिया, उसके बाद फिर इसको लिख देंगे 2 + √2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 3 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 + 3√2 प्लस 2 को √3 से गुना करेंगे तो 2√3 और प्लस √3√2 कितना हो जाएगा? √6 आ जाएगा। ठीक है, और समझ में भी आ रहा होगा आप लोगों को। अब यहाँ से देखिए, तो ये इसी प्रकार से डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये √2 है और यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों ऐड नहीं होंगे। और यहाँ पे भी √6 है, तो ये भी दोनों भी ऐड नहीं होंगे। आपका आंसर इतना ही निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब हम लिए दूसरे नंबर प्रश्न को समझते हैं। 3 + √3 3 - √3 है, इसको भी हम उसी प्रकार से समझने वाले हैं। देखिए यहाँ पे आप लोग को एक अलजेब्रा का सूत्र होता है जो a + b × a - b। तो उसका फॉर्मूला होता है जो a² - b²। तो यहाँ से आपको देखेंगे तो वही बैठ रहा है, a + b × a - b। तो a², a की जगह पे 3 है तो 3 का स्क्वायर - b का स्क्वायर √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 -√3 का स्क्वायर 3। तो 9 में से 3 जाएगा तो 6 निकल के इसका आंसर आ जाएगा। और आशा करता हूँ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब तीसरे नंबर हम चलते हैं और उसके भी समझाने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 √5 + √2 का स्क्वायर है। √5 + √2 का स्क्वायर है। तो √5 a + b का होल स्क्वायर आप सभी को पता होगा, जो क्या सब होता है? a² + b²। √2 है तो √2 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a का मान है √5 है, b का मान है √2।
और यहाँ पे देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो √9 आएगा, √9 का वर्गमूल 9 ही होता है, इसलिए हम यहाँ पे 3 लिख दिए। आप लोग को समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए। और रूट्स के अंदर अगर कोई संख्या 2 बार हो तो 1 बार बाहर निकल के आ जाता है। उसी प्रकार से √5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 5 ही हो जाएगा। कैसे? क्योंकि √5 का स्क्वायर 25, √25 और √25 का वर्गमूल 5 होता है। √2 का स्क्वायर √4 का वर्गमूल 2 होता है, प्लस इसको गुणा कर देंगे तो 2√10 हो जाएगा। और यहाँ से ये ऐड होकर 7 + 2√10 आ जाएगा। 3 नंबर भी आप लोग समझ गए होंगे। अब 4 नंबर हम आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 4 नंबर क्या है? तो 5 - √2, √5 - √2 और √5 + √2 इस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले a + b × a - b, तो a स्क्वायर √5 का स्क्वायर और -b स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो √5 का स्क्वायर करने पर 5 ही आएगा, √2 का स्क्वायर करने पर 2 ही आएगा। मैंने अभी आप लोग को बताया जो प्लस यानी कि √5 किसी अगर रूट में हो तो उसका स्क्वायर करेंगे, यानी √25 का वर्गमूल 5 आएगा, √2 का स्क्वायर 4 √4 हो जाएगा, √4 का वर्गमूल 2 आएगा। और यहाँ से 5 में से 2 जाएगा तो 3 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को समझने वाले हैं और उसे भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने अपने बुक से पढ़ेंगे, मैं आप लोग को समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त का परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। हाँ, पाई बराबर c/d होता है, अर्थात पाई बराबर c/d। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है, हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरमय संख्या है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है, चलिए हम इसका निराकरण करते हैं। देखिए कहा गया इस प्रश्न में जो पाई को हम लोग अपरमय संख्या कहते हैं, पाई को हम लोग अपरमय संख्या कहते हैं ये सभी। लेकिन पाई एक अगर वृत्त का बात करें तो पाई बराबर हमारा होता है c/d, यानी कि परिधि और व्यास के अनुपात को पाई कहते हैं। तो कोई भी संख्या अगर p/q के फॉर्म में रहता है तो उसे तो हम परमय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे c और d भी तो मेरा परमय संख्या का के रूप में है, इसीलिए हम पाई को परमय संख्या नहीं कह के अपरमय संख्या क्यों कहते हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये आपको बता देते हैं, जो पाई c/d हो या कुछ भी हो तो पाई का कोई अंतर विरोध नहीं है, क्योंकि ये अपरमय संख्या है। इसमें लिखना होगा इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। यही क्वेश्चन में कहा गया इसका कोई अंतर विरोध नहीं है, अंतर इस पे नहीं, इस पे होगा, इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं है आप बताएंगे? क्योंकि जब अगर हम लोग स्केल से या किसी अन्य युक्ति से इसकी लंबाई को मापते हैं तो वो हमारा एग्जैक्टली मान नहीं आता है, जैसे कि 2 या 4 या 5 नहीं आता है, वो लगभग के आसपास में आता है। और लगभग के आसपास में आए तो हम इससे ये साबित नहीं होता है जो वो मतलब परमय संख्या ही होगा या अपरमय संख्या, इसीलिए इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। जब हम इसको स्केल से मापते हैं तो इसका सटीक मान नहीं आता है, सटीक मान नहीं आता है, इसका सटीक मान नहीं आता है, लगभग में आता है, लगभग में आता है। अतः c और d भी हमारा अपरमय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा, c और d भी हमारा क्या हो जाएगा? अपरमेय संख्या होगा। और इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा आप लोग को समझने में। और जब c और d अपरमेय संख्या होगा तो पाई भी बेसिकली अपरमेय ही संख्या होगा। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से आप समझूँ, इसमें कहा गया है जो पाई को तो हम c/d के मतलब अनुपात में लिख से हैं, c यानी परिधि और d यानी कि व्यास, लेकिन फिर भी हम इसे परमय संख्या क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका कोई अंतर विरोध नहीं है। क्यों नहीं? ऐसे देखिए, जब हम इसको स्केल से मापते हैं, स्केल या अन्य युक्ति से भी माप सकते हैं, तो जो जिसको आपको मापना इसका सटीक मान, ये 100 टॉ हर्जिकार है, टॉ यहाँ पे टॉ समझना है आप लोगों को, रॉ जैसे लिखा हुआ है,
सटीक मान नहीं आता है, लगभग में आता है। आप लोग माप के देखिएगा तो आपका इसका सटीक मान जो होता है जैसे कि 4, 5 इस प्रकार से नहीं आएगा, इसका कुछ लगभग करके आता है। इसलिए सी और डी हमारा क्या हो जाएगा, अपर में संख्या हो जाएगा, और सी डी अपर में संख्या, तो पाई भी मेरा अपर में संख्या हो जाएगा। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर समझने वाले हैं और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप अपने अपने बुक में पढ़ेंगे, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप लोग स्केल का प्रयोग करेंगे, स्केल देना बाबू, मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें कहा गया है जो संख्या रेखा पर हमें 9.3 को निरूपित करने के लिए, संख्या रेखा पे 9.3 को निरूपित करने के लिए, तो चलिए हम संख्या रेखा पे एक 9.3 को पहले सबसे पहले निरूपित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9.3 इस स्केल की मदद से खींच लेंगे। तो आप लोग अपने अपने कॉपी पे खींचेंगे, मैं आप लोग को यहाँ पे खींच के बताता हूँ। 9.3 हम मान लिए जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.3 है, क्या है 9.3 है, 9.3 है, ठीक है। रेखा 9.3 सेंटीमीटर मान के यहाँ से यहाँ तक क्या किए, तो 9.3 खींच लिए, ठीक है। तो खींचने के बाद इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इतना तो आप सभी भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो उसके बाद क्या करते हैं, तो 1 सेंटीमीटर और आगे ले लेते हैं, इस बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर और आगे ले लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आता है, इसको और बढ़ा दीजिए, ये यहाँ पे आता है, और इसको हम क्या करते हैं, तो सी मान लेते हैं, इसको क्या करते हैं, तो सी मान लेते हैं। 1 सेंटीमीटर ये ले लिए और इसको हम क्या किए, तो सी मान लिए, ठीक है। एक सबसे पहले हम क्या किए, तो 9 सेंटीमीटर 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे, और खींचने के बाद क्या करेंगे, तो उसका नामांकन कर दिए, एक ए मान लिए, इसको एक को क्या मान लिए, बी मान लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें क्या दर्शाना है, √9.3, जितना यहाँ पे हो ना उसका उतना सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे, और उसके दोनों पॉइंट में, यानी कि इससे आगे एक सेंटीमीटर का आगे एक निरूपित संख्या रेखा, मतलब एक नंबर और ले लेंगे जो कि निरूपित कर देंगे, सी या डी, जितना जो आपको इच्छा करे वो कर देना है। अब क्या करते हैं, हाँ, तो हम ए और सी को मेज़र कर लेंगे, माप लेंगे, और इसको हम समद्विभाजित कर देंगे। ए और सी को क्या करेंगे, अपने प्रकार के, यानी कि ऐसी 1.5 सुई आप बोलते हैं ना, इसको कंपास की मदद से या आप लोग प्रकार की मदद से क्या करिएगा, तो सी और ए सी को समद्विभाजित कीजिएगा। तो कैसे समद्विभाजित करेंगे, तो उस एक पॉइंट को यहाँ पे रखिएगा, और एक पॉइंट को आधे से अधिक लेकर और इधर कट कर दीजिएगा, और यहाँ से भी इधर कट कर दीजिएगा, फिर यहाँ से उसी नाम का यहाँ से यहाँ कट कर दीजिएगा, यहाँ से यहाँ कट कर दीजिएगा। तो जब आप लोग इसको समद्विभाजित करेंगे तो लगभग हमारे यहाँ पे आ जाएगा। इसको यहाँ पे समद्विभाजित किए और इसको यहाँ पे समद्विभाजित किए, क्या किए, इस सी पॉइंट से आधे से अधिक लेकर इसको समद्विभाजित कर देंगे। कैसे, तो यहाँ से आधे कर, यहाँ से यहाँ कर देंगे, और फिर यहाँ से यहाँ कर देंगे। मैंने आप लोग को डॉक्टर केसी सिन्हा में बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी पे बताया हूँ, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और यहाँ से सी पे इसको कर दीजिए, यहाँ से नाप के, और यहाँ से यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ से यहाँ कट कर दीजिए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, और इसको डायरेक्टली स्केल की मदद से सीधा करके एक लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे मेरा कौन सा कहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे कटा हुआ है, तो ये क्या हो गया, समद्विभाजन बिंदु हो गया। ये क्या हो गया, तो समद्विभाजन बिंदु हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो इस ए से इस पॉइंट को मान लेते हैं ओ है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या है, तो ओ है, ओ दे दिए इस पॉइंट का नाम। तो अगर हम इस पॉइंट का नाम ए ओ दे दिए, तो इस ओ ए का लंबाई माप लेंगे या ओ सी का लंबाई माप लेंगे, ओ ए या ओ सी का लंबाई माप लेंगे। माप लेने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे एक अर्धवृत्त खींच लेंगे, इस ओ ए त्रिज्या का चाप लेकर इस पॉइंट पर से रख के, और यहाँ से एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। खींच लिए, अर्धवृत्त खींच लेंगे ना, अर्धवृत्त यहाँ से ओ ए या ओ सी के त्रिज्या का माप का हम क्या करेंगे, एक अर्धवृत्त खींच लेंगे। अर्धवृत्त खींचने के बाद क्या करेंगे, तो इस बी पे एक लंब खींचेंगे जो कि इस रेखा को कहीं ना कहीं काटता होगा। इस रेखा को जहाँ काटता है उसका नाम हम डी दे देंगे, ठीक है। इस रेखा को जहाँ भी काटता है उसका नाम क्या देंगे, तो डी देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो √9.3 रेखा आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मेरा √9.3 हो जाएगा। आप लोग मेजर करके बना भी सकते हैं, आपको बनाना, और कैसे होता है नहीं होता ये मैंने डॉक्टर केसी सिन्हा में आप लोग को प्रूव्ड करके भी दिखाया हूँ जी, ये कैसे √9.3 आता है, ये मैंने आप लोग को डॉक्टर केसी सिन्हा में प्रूव्ड करके भी बताया हूँ। तो इसमें नहीं बताएंगे क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया हूँ आप लोग को, और अगर आप लोग नहीं देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। प्रत्येक का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अब यहाँ से ये क्या हो गया, तो √9.3 आ गया। फिर स्केल प्रकार की मदद से इसको हम माप लेंगे, और यहीं से इसको डॉट डॉट करके, यहाँ से डॉट 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 करके ये जहाँ पे काटेगा, और ये इसको नाम पी देंगे, और ये क्या हो जाएगा मेरा √9.3, यही क्या हो जाएगा, √9.3 आ जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये √9.3 हो, या इस प्रकार से √2.3 हो, या 5.4 हो, या 6.8 हो, तो इस प्रकार से आप लोग भी आप समझ मतलब
संख्या रेखा पे निरूपित कर लेंगे। तो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिटा के क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहा, हरों का परमीकरण करने के लिए कहा गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को इसको मिटा के आगे बताऊँगा अभी। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से समझते हैं, उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित के हरों का परमीकरण करने के लिए कहा गया है। जैसे कि 1/√7 है, इसका हर परमीकरण कैसे करेंगे, 1/√7 - √6 है, इसका कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इतना अच्छे से बताऊंगा। और वैसे मैं हर परमीकरण करने के बारे में इसके जितने भी यहाँ पे तो 2 ही संख्या है, तो हम 3 भी लेकर मतलब 3 रूट में 3 संख्या भी लेकर हर परमीकरण किया, और वो आप लोगों को हर परमीकरण करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें आप लोग को मिल जाएगा, या वर्गमूल चैप्टर में मिल जाएगा, वर्गमूल के प्लेलिस्ट में। तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले जिसका हमें हर परमीकरण √7 हर का मतलब ये अंश हुआ, ये हर हुआ, इसका परमीकरण करने का मतलब हुआ इस संख्या से ऊपर भी गुना और इस संख्या से नीचे भी गुना कर देंगे। तो √7 का 1 से गुना करेंगे तो √7, और 7 का गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि पी, और यहाँ पे देखिए √7/7 क्या हो गया, परमीकरण हो गया इसका। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसका बात करते हैं, इसको भी हर परमीकरण कैसे करेंगे। तो 1/√7 - √6 हो, इसका हम हर परमीकरण करने के लिए चिन्ह को चेंज कर देंगे, √7 + 6 √6। अब यहाँ से इसका 1 से मल्टीपल होगा तो ये √7 + √6 ही आ जाएगा, और यहाँ से a + b × a - b, तो a² - b², तो √7 + √6 और 7 का √7 का स्क्वायर 7 और -√6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा। और यहाँ से √7 + √6/7 में से 6 जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो √7 + √6 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इस प्रकार से इसका करेंगे तो 1/√5 + √2 का चिन्ह चेंज कर देंगे, -√2 से गुना ऊपर भी, और यहाँ पे √5 - √2 से नीचे भी गुना करेंगे। जब 1 से इसका मल्टीपल करेंगे तो √5 - √2 आ जाएगा, और ये a + b × a - b। तो ये सूत्र तो आपको पता ही होगा, जो a² - b² होता है। तो √5 - √2 और नीचे a + b यानी कि √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, यानी कि √5 पर 25 आएगा। 25 √25 का वर्गमूल होता है √5 आता है। फिर -√2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का क्या वर्गमूल आ जाएगा 2। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, √5 - √2 आवा है, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब यहाँ से इसको देखिए, तो 1/√7 - 2 है, गुना करेंगे तो √7 + 2 से, √7 + 2 से। ठीक है, अब यहाँ से इसका 1 से गुना करेंगे तो ये √7 + 2 ही आ जाएगा, a + b यानी a - b × a + b, तो a² और -b²। और हर परमीकरण में केवल यही सूत्र का प्रयोग होता है, a² - b² का। तो इसको आप लोग को याद कर लेना, √7 + 2, √7 का स्क्वायर करेंगे 7, -2 का स्क्वायर करेंगे 4, और यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो √7 + 2/7 में से 4 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और आशा करता हूँ आपका आंसर अभी इतना ही होगा, और आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा 1.5 तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इस पार्ट में हम लोग इतना ही करने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग दोस्तों 1.6 के सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसे भी बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो गुरुजी के लिए आप लोग कर ही सकते हैं। धन्यवाद।